नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, ये पर्टिकुलर न्यूज़ काफ़ी आप कह सकते हो चर्चा में है इस समय पे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है और अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है, इसे समझने के लिए पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। और हिस्ट्री में आपको रूसो यूक्रेनियन वॉर यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था 2014 में, जिसमें इफेक्टिवली जो क्रीमिया नाम का पेनिनसुला था यूक्रेन का, इसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया, उस पर्टिकुलर वॉर की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि अभी ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में क्यों है और रशिया यहाँ पे यूक्रेन के साथ बेसिकली लड़ किस बात पे रहा है, मिंस्क एग्रीमेंट का यहाँ पे क्या रोल है, क्या यूक्रेन को नाटो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने वाला है, जो बाइडेन का इस चीज के ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है, जो कि यहाँ पे अगर रशिया को कोई रोक सकता है तो वो जो बाइडेन है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना तो प्रो रशियाई है, तो चाइना यहाँ पे चुप ही रहने वाला है। वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न ग्रुपिंग इसको किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, नाटो बेसिकली इस पे किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक सेकंड के लिए अगर आप यूरोप का नक्शा देखिए तो नॉर्थ में आपको बेलारूस नजर आ रहा है, इस तरफ रशिया, यानी कि नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपको रशिया नजर आ रहा है। साउथ में यूक्रेन का ये सी ऑफ एजोव है, ये क्रीमिया नाम का जो पेनिनसुला है, इसके ऊपर रशिया कब्जा कर चुका है। मोल्दोवा के साथ भी बाउंड्री लगती है, किसकी, यूक्रेन की। रोमानिया के साथ भी बाउंड्री लगती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि वेस्ट पे पोलैंड के साथ भी बाउंड्री लगती है। ये वाली जो कंट्री है जहाँ मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये है स्लोवाकिया, और इसके नीचे ये वाली जो कंट्री है ये है हंगरी। तो इन कंट्रीज की बाउंड्री लगती है यूक्रेन के साथ। क्या यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री है? जवाब है नहीं, क्योंकि ब्लैक सी के साथ बाउंड्री बनाता है यूक्रेन। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है ये जमीन को लेके है। तो यहाँ पे कौन सी जमीन आप कह सकते हो डिस्प्यूटेड है? ये जो क्रीमिया नाम का पेनिनसुला है, इसको ऑलरेडी रशिया कब्जे में कर चुका है। तो बचा क्या? तो ईस्टर्न यूक्रेन का आप कह सकते हो ये जो आउटर बाउंड्री आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये यूक्रेन रशिया के बीच की बाउंड्री है। लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन का जो डॉनबास रीजन है, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स नाम की जो दो प्रोविंसेस आती हैं, ये पर्टिकुलर प्रोविंस में ज्यादातर जो लोग हैं वो रशियन बोलते हैं। कल्चरली और एथनिकली वो रशियंस ही हैं, चूंकि यूएसएसआर का हिस्सा था यूक्रेन एक समय पे। तो इस लुहांस्क और डोनेट्स में रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं, जो डॉनबास इलाका है, यहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं वो कहीं ना कहीं रशियन बोलते हैं। कल्चरली बहुत हद तक वो रशियंस हैं, एथनिकली बहुत हद तक वो रशियंस हैं। तो रशिया बोलता है कि ये इलाका हमारा है। प्लस इस डॉनबास नाम के इलाके में बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को रशिया के साथ कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हम यूक्रेन के हिस्से नहीं हैं। हालांकि सब लोग रशिया के पास नहीं जाना चाहते, कुछ लोग यूक्रेन में भी रहना चाहते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये ल्यूहांस्क और डोनेट्स बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं। इन प्रोविंस का छोटा सा इलाका सेपरेटिस्ट द्वारा कंट्रोल्ड है। तो लुहांस्क और डोनेट्स प्रोविंस का जो इलाका सेपरेटिस्ट द्वारा कंट्रोल है फ्रॉम सितंबर 2014, वो यहाँ पे नीले कलर में आपको शेडेड करके दिखा रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो नीले कलर का इलाका दिखा रखा है, ये टेक्निकली ना यूरोप ना यूक्रेन के कंट्रोल में है और ना ही ये रशिया के कंट्रोल में है। यहाँ पे सेपरेटिस्ट राज कर रहे हैं। हालांकि उन सेपरेटिस्ट को प्रो रशिया कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उन सेपरेटिस्ट को बैक एंड से रशिया सपोर्ट करता है। करंट में अभी के लिए ये सिचुएशन बनी हुई है। रशिया यूक्रेनियन वॉर के बारे में बात की जाए तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में शुरू हुई फरवरी 2014 में। किन इलाकों के लेके लड़ाई थी? क्रीमिया के इलाके को लेके, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, और डॉनबास के इलाके को लेके। वो डॉनबास वाला इलाका भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है भाई। अगर आप बात करो तो 2014 में हुआ क्या? 2014 में यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, इनको हटा दिया गया। अगर आप देखोगे विक्टर यानुकोविच की बात की जाए तो विक्टर यानुकोविच काफी हद तक प्रो रशिया थे। इनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ काफी बनती थी। लेकिन यूक्रेनियन रेवोल्यूशन हो गया और विक्टर यानुकोविच को उनकी कुर्सी पर से हटा दिया गया। अब चूंकि यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था और रशिया के साथ यूक्रेन की एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगती थी, तो यूक्रेन यहाँ पे रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और यूक्रेन यहाँ पे प्रो वेस्ट हो रहा था, प्रो यूरोप हो रहा था, कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका हो रहा था, जो बात यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को नहीं समझ में आ रही थी। तो जैसे विक्टर यानुकोविच को उनकी कुर्सी पर से हटाया गया, उसके बाद आप देखोगे कि साउदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन में थोड़ा सा अनरेस्ट सा उठने लगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो क्रीमिया नाम की टेरिटरी थी यूक्रेन की, इसको रशिया ने हड़प लिया। और कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न यूरोप का इलाका था डॉनबास का, उसमें एक बहुत बड़े इलाके में जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट थे वो
यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ लड़ाई करने लगे अपनी ऑटोनॉमी स्थापित करने के लिए। फिर यहाँ पे आप देखो क्या होगा, 1 मार्च 2014 को फेडरेशन काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन इसने यूनानिमसली अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन ऑन द पेटिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन टू यूज मिलिट्री फोर्स ऑन द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। यानी यहाँ पे रशिया में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें ये बोला गया कि ईस्टर्न यूरोप में और क्रीमिया में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रो रशिया थे, इन इलाकों में एक रेवोल्यूशन हुआ है और उस रेवोल्यूशन को रशियन आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो रेवोल्यूशन बहुत हद तक प्रो रशिया है और यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस उसको दबा रही हैं। तो जब रशियन मिलिट्री कूदेगी तो ये लोग क्रीमिया को यहाँ पे कब्जा लेंगे, क्रीमियन पार्लियामेंट उनके कब्जे में आ जाएगी। और फिर रशिया ने बोला कि हमने क्रीमिया के अंदर एक, आप कह सकते हो, वोटिंग करवाई और उस वोटिंग में, उस रेफरेंडम में हुआ ये कि लगभग 83% लोगों ने वोट डाला और इस 83% के 95.5% ने बोला कि हमको यूक्रेन में नहीं रहना है और हमको रशिया में बन जाना है। और ऑफिशियली रशिया ने अनाउंस कर दिया कि ये जो क्रीमिया नाम का पेनिनसुला है ये यूक्रेन ना होके रशिया का है। तो अभी के लिए जो पूरा का पूरा ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है ये किसके कंट्रोल के अंदर चला गया है? रशिया के कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे प्रॉपर रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। पहला तो रशिया ने मिलिट्री एक्शन किया, इस क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जाया, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंडम करवाया। उस रेफरेंडम में ये निकल के आया, यहाँ के लोगों ने बोला कि हमको रशिया के साथ रहना है और ये पूरा का पूरा इलाका रशिया के पास चला गया। तो अभी के लिए इसका कंट्रोल रशिया के पास है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज इसको यूक्रेन का ही पार्ट बताती हैं। रशिया का जो ओनरशिप है इस टेरिटरी की उसको नहीं मानती हैं। फिर 2014 में आप देखोगे कि जो डॉनबास नाम का इलाका था यूक्रेन का, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया, वहां पे प्रो रशियन ग्रुप्स प्रॉपर पंगाबाजी करने लगे, यूक्रेनियन गवर्नमेंट और यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ लड़ने लगे। और ये जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस थी जो कि यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ लड़ रही थी, उसको पीछे सपोर्ट दे रहा था रशिया, क्योंकि बिना रशिया के सपोर्ट के ये सेपरेट फोर्सेस यहाँ पे नहीं टिक पाएंगी। जब ये सेपरेटिस्ट फोर्सेस यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस से हारने लगी, तब भाई जो यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है उसको क्रॉस करके रशियन मिलिट्री व्हीकल्स डोनेट्स्क ओब्लास्ट में घुस आए और कहीं ना कहीं उन्होंने यूक्रेनियन फोर्सेस को पुश बैक किया। और आज की डेट में आप देखोगे कि जो पूरा का पूरा नीला रंग का मैंने आपको इलाका दिखाया है, ये सेपरेटिस्ट कंट्रोल इलाका है। रशिया ने ऑफिशियली यहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं बोला है, लेकिन पीछे से इंस्ट्रक्शंस रशिया की तरफ से आते हैं और रशिया के बिहाफ पे कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप यहाँ पे ऑटोनॉमस तरीके से राज करते हैं। हालांकि उनकी एग्जिस्टेंस रशिया के सपोर्ट पे ही टिकी हुई है। अब ऑब्वियसली बात है, इन एक्शंस के चलते 2014 में रशिया में जो भी एक्शंस लिए थे उसके चलते इंटरनेशनल कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशंस ने रशिया के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए, क्योंकि रशिया के ऊपर इल्जाम है कि इसने यूक्रेन की सोवरेनिटी को वायलेट किया है। अब जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए तो जो कुछ भी रशिया की इकोनॉमिक ताकत थी उसने दूसरों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो ये अभी तक की न्यूज है। अब बात करते हैं रिसेंटली क्या हुआ। रिसेंटली भाई जो ईस्टर्न यूक्रेन वाला इलाका है, डॉनबास वाला, वहां पे कुछ एक्टिविटी देखने को मिली है। इस एक्टिविटी को देखने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लक्ष्मीकांत की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, रमेश सिंह की, सतीश चंद्रा की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की काफी सारी किताबों की वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं। अगर आपको मदद मिलती है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। रेगुलरली आपके थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आपके मैसेजेस के जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। अब आप देखोगे कि रिसेंटली न्यूज में ये आया है कि बहुत सारे सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि बहुत तगड़ी रशियन मिलिट्री मूवमेंट हुई है किस तरफ? ईस्टर्न यूक्रेन बॉर्डर पे, जो डॉनबास वाला इलाका है और कहीं ना कहीं क्रीमिया के पास बहुत तगड़ा रशियन फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हुआ है। ऐसा मोबिलाइजेशन पिछली बार 2014 में देखा गया, उसके बाद अब देखा जा रहा है। इस मोबिलाइजेशन के बारे में पहले क्रेमलिन ने, यानी जहां से रशिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कोई भी डिटेल नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो स्पोक्स पर्सन है डिमिट्री पेस्कोव, इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि हम ये जो मूवमेंट कर रही है तो हमारी इंटरनल टेरिटरी है, आप क्यों यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हो? मतलब ये ईस्टर्न यूक्रेन को, डॉनबास के इलाके को रशिया यहाँ पे अपनी इंटरनल टेरिटरी बोल रहा है। उल्टा रशिया के मिस्टर पेस्कोव यूक्रेन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यूक्रेन रशियन आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे भड़का रहा है। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने यहाँ पे बोला है कि जितनी एक्स्ट्रा रशियन मिलिट्री आके इस समय पे ईस्टर्न यूक्रेन की बाउंड्री के साथ खड़ी हुई है, उसमें 16 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स हैं जिसमें 14,000 सोल्जर्स हो सकते हैं।
तो यूक्रेन की प्रेसिडेंसी के हिसाब से बोला जाए तो अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे, यानी कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है रशिया के साथ, उस पर रशिया के 40,000 सोल्जर्स तैनात हैं और क्रीमिया में रशिया के 40,000 सोल्जर्स तैनात हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे नाटो भी अपनी तरफ से एक वार्निंग इशू कर रहा है। नाटो यहाँ पे कुछ हद तक प्रो यूक्रेन नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, तो ऑफिशियली यूक्रेन के ऊपर अटैक नाटो के ऊपर अटैक नहीं है। अगर नाटो का मेंबर होता यूक्रेन में तो शायद 2014 में ये जो क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था रशिया में, शायद रशिया वो नहीं कर पाता। 13 अप्रैल को रशिया ने नाटो के ऊपर इल्जाम लगाया। रशिया ने बोला कि ये जो नाटो है ये हमको धमका रहा है, और अगर ये हमको धमकाएगा तो हम पलट के जवाब देंगे। और पलट के जवाब देने में 2 आर्मी की बटालियंस को, 3 फॉर्मेशंस ऑफ एयरबॉर्न ट्रूप्स को अपने वेस्टर्न बाउंड्रीज पे, यानी कि यूक्रेन की ईस्टर्न बाउंड्रीज पे यहाँ पे रशिया ने मोबिलाइज कर दिया। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का क्या बोलना है? इन्होंने बोला कि जो नए रशियन मिलिट्री का बिल्डअप हो रहा है ये अनजस्टिफाइड है, ये डीपली कंसर्निंग है। भाई, रशियन ट्रूप्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज मैसिंग कर रखी है। पहले इन्होंने क्रीमिया का इलीगल ऑक्यूपेशन किया, एनेक्सेशन किया, ये अभी जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। अगर आप यूक्रेन की बात करो, नाटो की बात करो, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की बात करो, तो ये बहुत लंबे समय से रशिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो ईस्टर्न यूक्रेन में ये जितनी भी प्रॉब्लम उठ रही हैं वो रशिया की वजह से उठ रही हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के शह पे ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अभी नाटो के हेडक्वार्टर ब्रूसेल्स में यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने क्या बोला कि भाई रशिया ओपनली यूक्रेन को वॉर के लिए धमकी दे रहा है और कहीं ना कहीं हमारे स्टेटहुड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि 2014 में तो हमको बेवकूफ बना के सरप्राइज करके हमसे क्रीमिया छीन लिया था, लेकिन अब ईस्टर्न यूक्रेन नहीं छीन पाओगे। तो ये पूरा का पूरा अभी के लिए इशू चल रहा है। तो इस इशू में एक बात तो याद रखिएगा कि आपको ये याद रखना है कि ये जो यूक्रेन कंट्री है इसकी बॉर्डर कौन कौन से देशों के साथ लगती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस इस समय पे हॉस्टाइल चल रहे हैं। अगर आप बात करो रशियन ट्रूप्स की, तो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, टूटने के बाद चेचन्या और बहुत सी और जगहों पे रशियन ट्रूप्स इन्वॉल्व हुए। 2014 एक ऐसा इवेंट था जहां पे रशिया ने पूरा पेनिनसुला यहाँ पे एनेक्स कर लिया। इस पेनिनसुला को एनेक्स करने के बाद रशिया को काफी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था, बट रशिया टस से मस नहीं हुआ। इसको एनेक्स करने की एक वजह ये भी मानी गई, जो मैंने आपको पहले बताई, कि विक्टर यानुकोविच जो कि काफी हद तक प्रो रशिया थे, इनको हटा दिया गया और लोगों का जो व्यू था यूक्रेन के अंदर वो प्रो वेस्ट हो रहा था। और इस व्यू को रोकने के लिए कहीं ना कहीं रशिया ने एक्सटेंड लिया। 2014 में रशिया का एक और प्लान था कि यूक्रेन को 2 भागों में तोड़ देंगे और एक नया भाग इससे निकालेंगे जिसका नाम होगा नोवो रोसिया, न्यू रशिया। लेकिन इस प्लान को कहीं ना कहीं यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस ने सक्सेसफुल नहीं होने दिया। ये जो डॉनबास नाम का इलाका है जहां पे पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पे ज्यादातर लोग रशियन बोलते हैं। रशियन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस उन पे बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारे लोगों के पास रशियन पासपोर्ट्स भी हैं। तो व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं ना, वो आउटसाइड रशियन सिटीजन्स हैं और उनकी जब भी मदद करने की जरूरत पड़ेगी हम मदद जरूर करेंगे। तो कुल मिला के पुतिन साहब इस डॉनबास के इलाके को इनडायरेक्टली अपना ही बता रहे हैं। यहाँ पे समझ गया बात को। फिर आप देखो कि अभी रिसेंटली कुछ और एक्टिविटीज हुई हैं जिसके चलते ये जो ईस्टर्न यूक्रेन वाला फ्रंट है यहाँ पे काफी प्रॉब्लम हो रही है। अभी फरवरी में क्या हुआ कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदाइमर जेलेंस्की, इन्होंने विक्टर मेदवेदेचुक के ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये एक पावरफुल यूक्रेनियन ओलिगार्क है। ओलिगार्क का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा प्रिविलेज्ड ग्रुप या फिर एक ऐसा प्रिविलेज्ड मेंबर जिसके पास बहुत सारी ताकत हो। अभी ये ओलिगार्क किसी कंपनी का ओलिगार्क भी हो सकता है, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर वाला इंसान भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंसान भी हो सकता है। तो मतलब पॉलिटिकली और बिजनेस कम्युनिटी में काफी कनेक्टेड एक पर्सन है विक्टर मेदवेदेचुक। ये कहीं ना कहीं काफी ताकतवर है यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर भी, और प्रेसिडेंट पुतिन के अच्छे दोस्त हैं। तो इनके खिलाफ सैंक्शंस इंपोज कर दिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने। अब इस बात पे कहीं ना कहीं पुतिन साहब यहाँ पे नाराज हो गए। फिर रिसेंटली यूक्रेन ने 3 प्रो रशियन टीवी स्टेशंस के ब्रॉडकास्ट को भी यहाँ पे बंद कर दिया। फिर कहीं ना कहीं आप देखो तो रशिया भी यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है। मिन्स्क पीस डील जो एग्री हुई थी 2015 में, रशिया ने उसकी कंडीशंस को नहीं माना है। यहाँ पे समझते हैं कि ये मिन्स्क पीस डील क्या थी। अगर आप बात करो तो मिन्स्क एग्रीमेंट में एक मिन्स्क प्रोटोकॉल है जिसको आप मिन्स्क 1 बोलते हो।
इसमें फिर एक मिंस्क मेमोरेंडम हुआ सितंबर 2014 का, फिर एक है पैकेज ऑफ मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिंस्क एग्रीमेंट, जिसको आप मिंस्क 2 बोलते हो। ये कुछ एग्रीमेंट्स है जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में हुई ईस्टर्न यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स में दो पार्टीज हैं, एक है यूक्रेन, एक है रशिया। यहाँ पे ये एग्रीमेंट्स प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इसके नेगोशिएशंस को ओवरसी करने के लिए जो कंट्रीज हैं वो है फ्रांस, जर्मनी और OSCE। OSCE है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। अब बेसिकली यहाँ पे इस मिंस्क एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स क्या है। कमिटमेंट ये है कि यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको सॉल्व करो। कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीज फायर करना पड़ेगा। सीज फायर मतलब कि जिस बाउंड्री पर लड़ाई हो रही है सबसे पहले लड़ाई बंद करो, ट्रूप्स को विड्रॉ करो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को यहाँ पे विड्रॉ करो। यूक्रेन को जिन लोगों ने भी यहाँ पे ह्यूमन क्राइम मचाई है उन कॉन्फ्लिक्ट के पार्टिसिपेंट्स को पार्डन करना पड़ेगा। यूक्रेन को लोकल इलेक्शंस कराने पड़ेंगे और यूक्रेन को इस इलाके को यानी डॉनबास वाले इलाके को जहाँ पे सेपरेटिस्ट ताकत में है उसको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। पहली बात तो मिन्स्क एग्रीमेंट में ये बोला गया। दूसरा, रशिया से बोला गया कि आप अपने इक्विपमेंट्स को और अपने मर्सनरीज को इस इलाके से वापस खींचेंगे और यूक्रेन को अपने बॉर्डर का कंट्रोल देंगे। तो मिन्स्क एग्रीमेंट में ये बात बोली गई। यूक्रेन और रशिया ने वर्बली बोला कि हाँ भाई हम इस बात को मानेंगे, लेकिन रशिया ने कहीं ना कहीं इस बात को नहीं माना है। ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके चलते यूक्रेन एक्शंस ले रहा है। यूक्रेन एक्शंस ले रहा है जैसे कि टीवी चैनल्स को बैन किया, ऑलिगार्च के ऊपर सैंक्शंस लगाए यूक्रेन ने। इसको देखते देखते रशिया ने भी बोला कि तुम करोगे तो हम करेंगे। तो यहाँ पे रशियन बैक जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं इस डॉनबास वाले रीजन में ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब यहाँ पे यूक्रेन की मदद में एक ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है जिसका नाम है नाटो। अभी यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो में 30 मेंबर्स हैं। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर होता तो यूक्रेन के ऊपर अटैक मतलब पूरे के पूरे नाटो के ऊपर अटैक। लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड से नाटो यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल US जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, ये कहीं ना कहीं यूक्रेन को प्रोवाइड की गई हैं। वेस्टर्न मिलिट्री हेल्प यहाँ पे आ रही है यूक्रेन के पास। और अगर रशिया बहुत ज़्यादा यूक्रेन को पुश बैक करेगा तो यूक्रेन को आगे आने वाले समय में ज़्यादा वेस्टर्न मिलिट्री हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, वो कहीं ना कहीं नाटो से बार बार बोल रहे हैं कि हमें अपना मेंबर बना लो। लेकिन नाटो की मेंबरशिप अगर आपको चाहिए तो सारे नाटो कंट्रीज जब तक हाँ नहीं बोलते तब तक आप नाटो के मेंबर नहीं बन सकते। अभी कुल मिला के जो नाटो के हेड हैं इनका ये बोलना है, नाटो के चीफ का, कि देखिए 30 मेंबर कंट्रीज जब तक सब नहीं बोल देती कि हाँ भाई यूक्रेन को अपना मेंबर बना लो, तब तक हम फॉर्मली यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बना सकते। और चूंकि देखिए नाटो बनाना भी नहीं चाहेगा अभी के लिए यूक्रेन को अपना मेंबर, क्योंकि रशिया से सीधे सीधे लड़ाई चल रही है। अगर यूक्रेन को नाटो अपना मेंबर बना लेता है तो रशिया से जंग छेड़नी पड़ जाएगी और रशिया की तो ईगो पे बात आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो इशू है वो अनसॉल्वेबल हो जाएगा। तो बेटर यही है कि यूक्रेन अभी के लिए तो नाटो का मेंबर ना बने। अब इस बीच में और काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। US के 2 वॉरशिप्स ब्लैक सी में पहुंचने वाले हैं। अगर आप ब्लैक सी की लोकेशन को देखोगे तो आपको ब्लैक सी के साउथ में टर्की नज़र आएगा और नॉर्थ में आपको यूक्रेन नज़र आएगा। और ब्लैक सी रशिया को भी बॉर्डर करता है। तो US के 2 वॉरशिप ब्लैक सी में पहुंचने वाले हैं। रशिया ने USA को धमकी दी है कि ये एक अनफ्रेंडली प्रोवोकेशन है, क्रीमिया से दूर रहो और हमारे ब्लैक सी कोस्ट से दूर रहो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो 2 US के वॉरशिप्स आ रहे हैं इसके अगेंस्ट रशिया ने अपने कॉम्बैट रेडीनेस को दिखाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने की बात की है अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज 2 हफ्तों के लिए चलेंगी। तो भाई कहीं ना कहीं US वॉरशिप्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में रशिया की नेवी अपनी मिलिट्री ड्रिल्स यहाँ पे करवा रही है। और इन मिलिट्री ड्रिल्स को देखते हुए नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ये बोला है कि भैया मॉस्को तो अपना ट्रूप बिल्डअप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी गड़बड़ा गई हैं। अगर आप बात करो तो ये जो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है जहाँ पे यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस और रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप के बीच में लड़ाई चल रही है, इसने कहीं ना कहीं 14,000 लोगों को अब तक मार दिया। रशिया के एग्रेसिव एक्शंस के अगेंस्ट US पुशबैक कर रहा है, यहाँ पे नाटो पुशबैक कर रहा है, रशिया अपने ही खेल खेल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि शायद व्लादिमीर पुतिन US प्रेसिडेंट जो बाइडेन को टेस्ट करना चाहते हैं
कि किस हद तक यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट बोलेंगे। और इस समय पे रशिया इम्बोल्डेंट है, क्योंकि बैक एंड से रशिया को चाइना का भी सपोर्ट है यहाँ पे। तो देखते हैं पूरा का पूरा इशू आगे कैसे इवॉल्व करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।